कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया, स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। मित्रों, वंदे मातरम। मेरे ख्याल से आप सबको बड़ी खुशी होगी, आज हमारे साथ एक महान हस्ती, और वो खुद तो है ही, लेकिन उनके परिवार के जो इनके पिता थे वो देश के लिए कितना महान कार्य कर गए, और आज देश में उसी की ज़रूरत है जिसके लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं कि देश भारत नज़र आए, ना कि कोई विदेशी नाम से हम इंडियन नज़र आए। आज हमारे पास 100% भारतीय, लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री जी मौजूद हैं। आज वो गुफ्तगू करेंगे, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। और जिस बात को आप सुनने के लिए लालायित थे, जो कभी आपको समाचारों न्यूज़ पेपरों में कभी दिखती नहीं थी, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। नमस्कार भैया। तो आज हम लोग पहला प्रश्न करते हैं कि जब बाबूजी जिंदा थे, शास्त्री जी जब जिंदा थे, तो हमारे जो रुपए की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू लगभग बराबर थी। एक षड्यंत्र चला हमारे देश के अंदर, क्योंकि भैया भी उस टाइम से एक गवाह भी हैं उस समय की प्रामाणिकता के, जो एक प्रमाण है हमारे पास। ये तो आप, ये जो रुपए की वैल्यू और रुपए का मूल्यांकन लगभग डॉलर के बराबर था। देश पूरा समृद्ध था और गरीबी नाम की चीज़ नहीं थी, और एक बहुत बड़ा युद्ध भी लड़ा। उसके बाद बाबूजी ने एक संदेश दिया पूरे देश को कि हम विदेशी अन्न नहीं खाएंगे, हम विदेशी घटिया गेहूं नहीं खाएंगे, वहाँ का गंदा घी नहीं खाएंगे। हम चाहे कितने भी हमारे यहाँ जो ये आफत आई है, जो कृषि क्षेत्र में अकाल पड़ा, भूख और अकाल से पीड़ित था देश, लेकिन हम शास्त्री जी ने कभी देश को गिरवी नहीं रखा और कोई भी विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर आमंत्रित नहीं किया। तो उस समय रुपए की वैल्यू बिल्कुल बराबर थी। और वो चला सन 1966, जो बाबूजी की आपको पता ही है कि संदिग्ध तरीके से मौत हुई, जैसे हमारे राजीव दीक्षित जी की मौत हुई। और उसके बाद उनकी मृत्यु के उपरांत जब सत्ता आई, जो दबाव था विदेशी कंपनियों का बाबूजी के ऊपर कि ये करो वो करो, रेडियो बनाने वाली कंपनी, साइकिल बनाने वाली कंपनी कह रही थी हमें भारत में दो, हम मनमाने तरीके से, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और लास्ट में फिर मैं नाम ले रहा हूँ, इंदिरा सरकार आई, आप समझ सकते हैं। फिर 77 तक जो देश लूटा और देश के अंदर जो भुखमरी और कंगाली आई, देश का आर्थिक हालत बिल्कुल ख़त्म हो गया, उस चीज़ के गवाह हैं। और जो आर्थिक हालत आई उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ सन 1977। उस समय इंदिरा ने डर के मारे एक आपातकाल लगा दिया और सारे उन लोगों को जो इस सच की लड़ाई लड़ रहे थे उनको जेलों में ठूंस दिया गया। भैया से मैं यही प्रश्न करूंगा कि उस समय माहौल क्या था। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा मनोज जी, और मेरा ये मानना है कि देश धीरे धीरे जिस रास्ते पे चल रहा था
उस रास्ते से भटक गया और बड़ी तेज़ी से, यहाँ धीरे धीरे चल रहा था लेकिन वहाँ बड़ी तेज़ी से फिर बाद में विदेशी शक्तियों ने और विदेशी आपका कंपनियों ने, सब ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। आप देखिए, अब जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये सब किस तरह से आया। इसकी आवश्यकता नहीं थी कि भारत में हमारे पास बहुत अच्छा गन्ने का जूस, सही बात, फल का जूस सब है, जहर बेचने आ रहे हैं। सब बिल्कुल। अब उसके वजह अब आप ये सब ड्रिंक लेने लगे, कोका कोला। और आज नहीं, आज तो ऐसी स्थिति है कि बच्चे जब खाना खाते हैं तो उसके साथ उनको कोका कोला या पेप्सी को जरूर चाहिए। अगर नहीं है तो वो समझते हैं खाना भोजन पूरा नहीं हुआ। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति देश की हो रही है और इस समय देश बड़े गंभीर समय से गुजर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस समय आज आपने इस बात को गंभीरता से नहीं सोचा कि कैसे हम अपने देश को, पुरानी जो हमारी व्यवस्था थी, जो पुराने लोग करते थे, चाहे वो गरीब परिवार ही क्यों ना हो, गरीब परिवार के लोग भी अगर आटा लाना था तो गेहूं को पिसवाते थे और आटा लेते थे, और आटा को इतना ही बनवाते थे कि जितना 10 दिन 15 दिन चले, क्योंकि 15 दिन के बाद तो आप जानते हैं कि आटे में कीड़ा पड़ सकता है। तो इस वजह से आप सामान भी अपना कम लाते थे और अपना जितना प्रयोग करना है ताजा करते, ताजा फ्रेश। और इसी तरह से आप देखिए कितना हमारे काम हुआ, चाहे आपका ये चुकंदर, या हमारा चुकंदर मतलब जो आप कहते हैं बीटरूट में आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं। आज उसके माध्यम से आप कितना बड़ा सेवा करेंगे, डाइजेशन के लिए अपना पूरी चीज़ बन सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग दादा, तो फूड प्रोसेसिंग का तो करा हमारा इतिहास रहा है ना। हाँ, हमने दुनिया को सिखाया। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि थोड़ा सा तो फूड प्रोसेसिंग का जो चला वो एक तरह से कुछ फ़ायदेमंद रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर रहा, फूड प्रोसेसिंग हुआ कल। लेकिन उसमें फंसा कौन, उसमें मरा कौन? अगर आप देखें तो हमारा साधारण किसान मरा। तो आज हमको ये सोचना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग आप ऐसा करते जिसमें किसान का माल जो है वो पूरे का पूरा उसमें लग जाता और उनको फ़ायदा होता, तब तो आप कर रहे हैं देश की सेवा। अब आज तो हर चीज़ में कहाँ से पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, इस पर होड़ हो रही है। और इसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी आजकल विदेशी कंपनियां आ गए हैं, कर रहे हैं। तो आपका, मेरा अपना ये मानना है कि अगर इसी तरह देश चलता रहा तो आप की हालत निरंतर बिगड़ती जाएगी। और आप देश को, हम कहने को कहें कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ गलत बात है, झूठ है। और उस पर इस तरह से हमको मानना भी नहीं चाहिए कि कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है। इस पर हमें ध्यान देना होगा और हमें सोचना पड़ेगा कि जो गांधी जी का मानना था कि 80% देश गांव में रहता है, तो गांव की तरफ हम लोगों को देखना होगा, गांव के लोगों को आगे बढ़ाना होगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। और जब विश्वास उनके आ गया तभी वो फिर आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आत्मनिर्भर बनते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है। और शास्त्री जी ने आत्मनिर्भर का नारा सबसे पहले दिया। सही बात है। तो आज आपको कहने को आप नारा आत्मनिर्भर कहते हैं, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत, आप भारत के जो अपनी वो है उसमें नहीं जा रहे हैं, परंपरा पर, भारत की जो संस्कृति थी उस पर नहीं जा रहे हैं, आप उससे अलग जा रहे हैं। अब अलग जा रहे हैं। अब अभी जैसे है आपका कहना, कहिए आपकी जब स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, ये सब क्या है? और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों के अंदर एक भावना, लोगों के अंदर गलत हो रही है उत्पन्न कि भाई हम कैसे करें, कैसे हम आ जाए सबके आगे। अरे आगे कहाँ आएंगे? आप तो अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। आपको तो पास अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है, उसको सुरक्षित रखना है, उसके आदर्शों पर चलना है
उनकी जो भी आपको कहा जाता है वो बिल्कुल दिखा। चाहे आप देखिए, मेरा कहना है कि आज रूरल इंडस्ट्री है, रूरल इंडस्ट्री में खादी की एक परंपरा थी। आज खादी बन रहा है, बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बन रहा है, लेकिन उसमें जो परंपरा थी जिसमें महिलाओं को हम गांव से लेते थे, हर छोटा वर्ग में जुड़ा हुआ है। छोटा वर्ग जुड़ता था और उनको छोटा जो है कि चरखा देते थे, चरखा से सूत मतलब आप बनाती थी। मतलब इस तरह करके जो एक इन्वॉल्वमेंट था, इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। अगर आप सबको लेके चलेंगे तब तो आप देश को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप सबको लेकर नहीं चलना चाहेंगे, आप सिर्फ अपने ही उस पर बचे रहेंगे, तो फिर आपका मामला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक तो हर व्यक्ति को मन में इस बात की आपको एक ख्वाहिश पैदा करनी होगी, उसके अंदर मन के अंदर उसकी इच्छा ही पैदा करनी होगी, नहीं हम तो अपने पैरों पर खड़े होंगे। अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। वो क्षेत्र के बारे में सोचे, अपने गांव के बारे में सोचे। अब दिल्ली के बारे में ना सोचे, मुंबई के बारे में ना सोचे। अगर मुंबई के बारे में सोचता है तो फिर क्या करेगा? उसका छोटा गांव जो है जहाँ से वो आता है, वो तो गांव तो गया ना, बिगड़ गया। तो आपको वहीं पर करना है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो कुटीर उद्योग है, हर घर में काम हो, हर घर में काम, आज हर घर में काम होगा तभी आप आमदनी बढ़ेगी। और आप आज ये जिस तरह से पैसे आप देखें, आज सरसों का तेल 200 से भी ऊपर जा रहा है। अब देखिए आपका डीजल पेट्रोल कितना बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से क्या देश आगे बढ़ेगा? इसमें भैया IMF जो है और वर्ल्ड बैंक, ये सब देखिए, स्मार्ट सिटी अगर वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनाएगी तो भारत तो बिकना ही है। तो विदेशी देश का मतलब कहते हैं सिस्टम बनाएं और एक भारतीय बनाएं। जैसे मैं आपको आज तेल की कीमत इतनी क्यों हो गई है? अगर किसान आपको अगर यहाँ हमारे तक तेल पहुँचाता तो इतना महंगा नहीं होता। हाँ। क्योंकि उस किसान की ज़रूरतें नहीं है इतनी। करेक्ट। हाँ। लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनियां या बहुत बड़ा व्यापारी अगर उस तेल को बेचेगा तो वो अपना वो जो पूरा जो सिस्टम है उसका भी काट करके आपको देगा। तो आज जो हमारे यहाँ तेल और ये जो सरसों का तेल, पेट्रोल, ये सब है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां विदेशी क्योंकि एक षड्यंत्र में फंस चुका है। अब तो देखिए सब चीज़ ऑनलाइन हो गया जी। अब आप देखिए ऑनलाइन अमेजोन है, वर्डमार्क है, अब इस तरह से बड़ी कंपनियां आ गई हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, ठीक है। बहुत लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है कि सुविधाजनक है, साहब हमने ऑनलाइन किया, जेल ले लें। और हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कितनी चीज़ें आप ऐसी खा रहे हैं जो आपके शरीर को नहीं भाएगी, बिल्कुल, और ना ही आपको सूट करेगी। तो आप क्या, आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, परिवार में सुख और आनंद नहीं रहेगा। तो आप अपनी संस्कृति को आप भूल कैसे जा रहे हैं? ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मार्क अगर लगता है तो आप अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे और विदेशी संस्कृति को ले आएंगे और उसके माध्यम से चलना चाहेंगे कि आप भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आपकी धरोहर भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल सही बात है। यही बचेगी तभी तो भारत बचेगा। तो मेरा ये मानना है कि आज भारतीय संस्कृति को हमको धरोहर को समेटे रखना है, संभाल के रखना है और उस पर चलना है। और यही लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। और इसी वजह आपको ध्यान है कि उस समय लोग कहते थे 18-19 महीने का कार्यकाल था उनका जी जी केवल, और उस समय लोग कहते थे कि जो 18 साल में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो 18 महीने में पूरा करा शास्त्री जी ने किया। और 18 महीने में जब शास्त्री जी ने किया तो लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि साहब 18 गीता का अध्याय उन्होंने दोहरा दिया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप बड़ी पुरानी बात आपने याद दिला दी। तो बताइए 18 अध्याय को दोहरा दिया बाबूजी। तो बाबूजी ने 18 अध्याय को जब दोहराया तो उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को समेट लिया। सही बात है, सुरक्षित कर लिया, अपने सीने से लगा लिया। सही बात। और एक प्रधानमंत्री, देश का मुखिया
ये महसूस करने लगा कि अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूंगा तो पूरे विशाल परिवार को, अपना देश के परिवार को मैं साथ लेकर चलूंगा। मुझसे कहा था उन्होंने, शास्त्री ने मुझसे कहा था, सुनील तुमने एक सवाल किया मुझसे कि मैं क्या, मेरी पढ़ाई कैसी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो आजकल, ये मैंने उनसे कहा था, सवाल पूछा था। मैंने कहा बाबूजी आप पूछते भी नहीं कि सुनील तुम्हारी पढ़ाई की लिखाई कैसी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस देश के लोगों ने अपना देश का मुखिया बना दिया, सेवक बना दिया, प्रधानमंत्री हूँ तो प्रधानमंत्री बना दिया, तो आज मेरा परिवार तुम 4 लड़कों 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है, सही बात, मेरा पूरा देश परिवार है और उसकी दिखा भी देख रेख करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। और पूरी कर्मठता निष्ठा से उन्होंने देश की सेवा की और हम लोगों को परिवार को मान कर, लेकिन परिवार को ये कहा कि तुम भी देश के हो, तुम कोई अलग थोड़ी हो। आज जब हम देश की बात कर रहे हैं तो देश में आप सब आ जाते हैं, तो आप सबको अपना अपना कर्तव्य करना है। आपका दायित्व क्या है देश के प्रति, उसको आपको भागना है। तो उन्होंने करके दिखा दिया। ये वो संकल्पवान लोग हैं और कभी विदेशी कंपनियों के दबाव में नहीं झुके। जब तक देश शास्त्री जी के हाथों में रहा, सन 1960 में जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद षड्यंत्रकारियों को पूरा मौका मिला और वो आप उसके बाद समझ सकते हैं कि इंदिरा की सरकार आई, उन्होंने खूब समझौते किए और 77 का उसके खिलाफ 77 में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हुई और उसमें भी वही हुआ कि वो आंदोलन किसी तरीके से क्रैश कर दिया गया। उनके जितने टॉप नेता थे, एक की तो हत्या ही हो गई उसमें, मैं सीधा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। दूसरा उसको खिन भिन्न कर दिया गया, फिर वही लोग आ गए। फिर वो जो IMF WTO जो 1948 को जो ग्लोबलाइजेशन और जो मल्टीनेशनल का जो सिस्टम चला, उसमें IMF WTO ये सब, वर्ल्ड बैंक ये सब आ गए इस देश के अंदर। और फिर उन्होंने कहा धन हमसे लो खूब और धन उनसे लें, और वो अपनी एक उन्होंने प्रक्रिया के तहत वो अपने कानून भी अब साथ में ला रहे थे। उसके तहत देश बढ़ता गया। मैं दादा से यही प्रश्न कर रहा हूँ कि अब हम लोगों की आर्थिक हालत इतनी हो गई है कि हमारे पास कर्ज इतना देश पे हो गया है और देश में जो पिछले 20 सालों में जो लूट हुई है उसका दबाव इतना हो गया है कि मल्टीनेशनल अब हमारा सारा अधिकार उनके हाथ में हो गया है। तो दादा ये कहाँ तक सच है कि हम लोग अब अपने को गिरवी रख करके देश चलाएंगे? सारा विदेशी कंपनी ही कर रही हैं और ये WHO ने तो ऐसा हालत कर दी है देश की, तो हमारे लिए आयुर्वेद के लिए तो कोई ये बीमारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा हमारे इंजेक्शन लगाओ। मतलब इतनी टेंशन है कि अब उनके जो 100% FDI रिटेल में आ गई, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? तो उसके अधिकार जिसको उसको सीखना चाहिए, जिसको ट्रेनिंग देनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग की और फूड की, तो वहाँ विदेशी कंपनियाँ आ गई उसकी माई बाप बन करके। दादा ये कहाँ तक सच है? अब तो बड़ी प्रॉब्लम है देश के अंदर, तो सब तो विदेशियों के हाथ में जा रहा है, हमारी मुद्रा तक उनके हाथ में पहुँच रही है, बैंकों की हालत खराब। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमारी सरकार को भी, हमारे लोगों को भी, भारत में जितने भी हमारे, और ख़ास तौर से युवा लोगों को। अगर युवक आज नहीं जागरूक होगा तो हमारा देश बिक गया। अगर आपने देश को बेच दिया तो आप कहाँ के रहे? तो आज भारतीय जो आपके आदर्श थे, भारतीय जो आपके काम करने के तरीके थे, जो आपका प्रैक्टिकल था, सब कुछ जिससे पूरा देश चलता था, आप 1 पैसे में उस समय लोग खरीद लेते थे। 5 में तो सब कोई खाना खा लेते थे। तो आज वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया? कैसे हम आज इतने में आ गए कि आज आप कम से कम सैकड़ों रुपए में आप खाना खा पाते हैं, भोजन 100 में भी नहीं खा सकते। तो इसलिए आज देश गंभीर स्थिति के से गुजर रहा है और इसमें जागरूकता पैदा करनी होगी। और जागरूकता के लिए
एक बड़ा जैसे आपने 77 का जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण ने सही एक बात। बड़ी भारी आंदोलन छेड़ा था। दूसरा स्वतंत्रता, अगर मैं कहूँ, मेरे ख्याल से स्वतंत्र- 77 की लड़ाई थी, वो तो मैंने भी देखी थी। हाँ। और तो- दादा आपको याद होगा कि मेरे आंखों के सामने कोका कोला फैक्ट्री के ताले डले थे और सारी विदेशी कंपनियों को 1 हफ्ते का नोटिस दिया था उन्होंने। आज हम उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे माई बाप बन जाओ। और मैंने कहा आमंत्रित क्या कर रहे हैं, आज देखिए आपको, मैंने कहा ना, बच्चे घर घर में कोका कोला और सब पीते हैं, सब करते हैं, खूब जहर बांटा जा रहा है। कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें आवश्यकता है आज सही माने में जागरूकता की, और उस जागृति को पैदा करना का कर्तव्य केवल एक आदमी का नहीं है, हर भारतीय का है। उसको गांव-गांव में जहाँ है उसी जगह रहकर अपने उन आदर्शों को पुनः जीवित करना है। आज अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरे समक्ष कोई ऐसा मसला आता है तो मुझे जीवित करना है भारतीय संस्कृति को, भारत को जिंदा करना, भारत को जिंदा करना है। तो ये इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा उस रास्ते पर और लोगों को चलाना पड़ेगा। अगर हम चलाने में सक्सेसफुल हो गए, हमको सफलता मिल जाती है, तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं सफलता मिली कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, हम नहीं रहेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा करेगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको। भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्शों को, भारतीय कार्य प्रणाली को, कैसे वर्क करते थे, क्या काम करते थे, आप सबको जीवित करना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से वो नहीं है, तभी हर आदमी तक धन पहुँचेगा। नहीं तो एक कुबेर के पास रहेगा और हम उसके नौकर टाइप के बने रहेंगे। दादा एक चीज़ और पूछनी थी कि जब बाबूजी 1966 में हम लोगों को छोड़ के चले गए, तो मुझे लगता है उसके बाद एक ख़ास तरीके के माफिया ने काम किया देश के अंदर, और सत्ता में वही यूरोप के ही नुमाइंदों ने सत्ता हासिल की, किसी न किसी छल बल से। आप जानते ही हो कि चुनाव कैसे जिए जाते हैं, करोड़ों में टिकट मिलती है, फिर उनके नीचे एक सिंडिकेट चलता है जो नशे का है, ड्रग्स का है, कहते हैं फिल्मों के माध्यम से सप्लाई अप्लाई, आप समझ, शराब है, एक बहुत बड़ा माफिया जो फल फूल रहा है, जिसके पास अकूत संपदा है, मतलब आम आदमी के पास नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे जो ड्रग्स सप्लायर, इनके पास खरबों रुपया है। मतलब ये वो ज़िंदगी जीते हैं कि मतलब 5 स्टार की। जैसे फिल्मों में आप वो जो चरित्र नहीं रहा, फिल्मों में एक जो कहते हैं कल्चर होता था, भारतीयता नज़र आती थी, वो एकदम फुअड़पना, और जो कहते हैं ना सबसे छिछोरे टाइप के, और वेश्या भी उसमें, एक तो नामचीन वेश्याएं भी अब फिल्मों में एक बहुत बड़ी आइकॉन बन गई हैं, जो हमारे समाज को बड़ी गंदी शिक्षाएं देते रहते हैं, हमारे भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग सक्रिय हो गए और उन पे अब कोई मतलब वो रोक नहीं है। वो खुलेआम जो होटल्स खुल गए हैं, जहाँ पे कहीं भी अब बहन बेटियाँ के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में जाइए, ऐसे वर्ग के पास अकूत संपदा है। और यही वो वर्ग था जो बाबूजी के मरने के बाद सक्रिय हुआ, और 77 में का भी उन्होंने आंदोलन ख़त्म किया, और आज वो हमारे सर पे इतना हावी हो गया है कि इनका अरबों रुपया इस देश के अंदर, जो अरबों रुपया विदेशों में जमा थी। हमने मूवमेंट किया था रामलीला ग्राउंड में रामदेव जी के साथ, उसमें यही बात उठाई थी कि उस माफिया को पकड़ा जाए, लेकिन कुछ नहीं। ये वर्तमान सरकार आई, उनसे मिल गई, उसी के साथ अपना डील वील कर लिया, पैसा सारा गायब हो गया, जबकि सबके खुलासे भी हो चुके थे। अभी जर्मन ने आकर के कुछ पेपर्स भी दिए, उनके भी नाम नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो माफिया जो देश को बर्बाद कर रहा है वो सक्रिय रहे, मतलब वो देश की संस्कृति को बर्बाद होने का एक संकल्प लेके आया है। तो आपका क्या इशारा है कि यार देश में यही लोग अब राज करेंगे और हम भारतीयों की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये लोग राज तो नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा है कि इस समय तो आज इन लोग का बोलबाला है, जो आप माफिया की बात कर रहे हैं उनके बोलबाला है, लेकिन अगर जैसा हमने कहा और
और भी लोगों ने कहा, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि अगर जागृति उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर और एक लोगों के अंदर विश्वास, देखिए अगर विश्वसनीयता किसी नेता के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, मैं नेता नहीं बोलता, व्यक्ति के प्रति अगर देशवासियों के मन में बन जाती है। आज ये बताइए कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा कि PL 480 जो अमेरिका से आ रहा था, सड़ा हुआ गेहूँ तब आ रहा था, घोड़े खाते थे, हाँ, उसको हम नहीं लेंगे, हम नहीं खाएंगे, एक समय खाना भोजन छोड़ देंगे, अनाज पूरे देश ने छोड़ दिया। तो वो विश्वसनीयता थी लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति। तो आज दुर्भाग्य से वो विश्वसनीयता आज हमारे बीच में नहीं है। आज जो भी बोलते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? ये आम जनता ही तो बोलती। तो आम जनता को जागृत होना होगा, उठो, जागो, नहीं तो आप नया दौर कैसे आएगा? सही बात है। अब आपने कहा पिक्चर फिल्मों की बात, तो नया दौर फिल्म क्या था, उसने क्या संदेश दिया था? फिर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान, मतलब क्या पिक्चरें बनी थी बताइए। तो उनसे क्या संदेश जाता था बच्चों के अंदर? देशभक्ति, देश प्रेम, लोगों के। आज दुर्भाग्य से ऐसी पिक्चरें बन रही हैं जिनको अगर आप मुझसे पूछें, सच्ची में मुझे शर्म आती है उसे अपने बच्चों के साथ देखने में या बहुओं के साथ देखने में अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसा समाज आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ से। लेकिन अब लोगों का ये भी कहना है कि साहब आज पूरा दुनिया इस तरह से रास्ते पे चल रही है और अगर भारत नहीं चलेगा तो भारत कैसे ऊपर उठेगा? और इसका क्या लेना है? इसका क्या जवाब? तो बिल्कुल, अरे भारत की संस्कृति, तो हंसी की बात है। आप भारत को फिर आप दूसरे तरफ ये क्यों कहते हैं कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे? क्या मतलब सोने की चिड़िया कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे आप? तो इसमें मेरा ये मानना है कि आपको अगर भारत को वही पटल पर, उसी पटल पर लाकर खड़ा करना है जहाँ पे भारत था। और आज क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दिनों तक अंग्रेजों का शासन था, तो नेचुरली एक स्लेवरी, एक हम कमज़ोर बन गए हम और उसमें चलते रहे। लेकिन फिर भी भारतीयता की जो मूल मंत्र था, सच्चाई, ईमानदारी, सत्यता, सब चीज़, वो आपकी पूरी सुरक्षित रही। इसलिए आपने स्वतंत्रता संग्राम में सफलता मिली आपको, देश को आपने आज़ाद किया और देश को चलाने पर आप लोग आप हुए और देश बढ़ा। लेकिन आज दुर्भाग्य से अगर हम लोग इस ओर नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। और हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी मतलब आज हम लोग तो जो घाटा होगा ही, हम लोग का नुकसान होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे जो ऊपर पहले लेगेसी जो थी, एक विरासत जो थी, वो विरासत पर भी आँच आ जाएगी। लेकिन जबकि उनके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। जो लाल बहादुर शास्त्री कर गए, जो सरदार पटेल कर गए, आज कौन कर सकता है बताइए? ना, अब नहीं कोई पैदा। तो फिर तो इसलिए हमको आज देखना है, आज कुछ भी हो, चाहे कोई कौन भी जो भी इन्वॉल्व हो, लेकिन इतना दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। जो भी हो, आप इनको कुछ भी कहिए, खालिस्तानी कह रहे हैं आप, कौन कितने लोग कह रहे हैं, कहते रहिए आप, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो आपकी नीयत साफ नहीं है। आज सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। ये कहना कि साहब हम नहीं सुनते, ये बात नहीं ठीक है। भाई डेमोक्रेसी, अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आदमी आंदोलन कर रहे हैं, आप उनसे कम से कम बात तो करिए। अब बात करके समझिए, अगर कुछ कहते हैं तो उस पर अमल कर लीजिए, अगर थोड़ा करना है तो कर लीजिए। तो लेकिन एक ऐसे चला रहे हैं, कितने लोगों को कष्ट हो रहा है बताइए। आज सड़क बंद हो गई हैं, बंद हो रही, तो आम आदमी कितना तकलीफ में है। किसान कितनी मुश्किलों में सड़कों में बैठा है, अपना इतनी तकलीफ में, इतनी भयंकर सर्दी में, इतनी भीषण गर्मी में
सरकार अब ऐसी को एहसास ही इस नहीं। पे अगर सरकार ये कहे कि नहीं अपना आंदोलन, अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं अपना आंदोलन छोड़ो और हमारी बात मानो। हमारे पास अरे भाई आप आंदोलन छोड़ो क्यों कह रहे हो? आप कहिए आइए, हम आमंत्रित करते हैं, कहते हैं। और रास्ता आप वो कौन होते हैं खोलने वाले रास्ता? रास्ता तो आप खोलेंगे ना, आप मंत्री हैं। सही बात है, आपको पूरा हक है, आप खोलेंगे रास्ता, आप रास्ता खोलिए, बात करिए किसानों से। किसानों से बात कर। आज जब बाबूजी प्रधानमंत्री थे तो मुझे याद है कि किसान ऐसे आ जाते थे अंदर, जब आते थे प्रधानमंत्री भवन में, तो जिस तरह से मिलते थे। मैंने एक दो किसानों को पकड़ लिया मैंने हाथ से, मैं छोटा था उस समय, 16-17 साल का था। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा आप प्रधानमंत्री से कैसे मिल रहे हो ऐसे? तो कहते थे कि साहब हमारे अपने हैं, प्रधानमंत्री काम है नहीं है, ये हमारे अपने हैं। और इनसे जब मैं मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर के मुखिया से मिल रहा हूँ। तो ये जब वो कहता था तो मुझे लगता था कि इनको विश्वास है, किसानों को इनके नेतृत्व में विश्वास है, इनमें पूरा विश्वास है। तो आज सरकार को ऐसा बनना चाहिए कि सरकार के प्रति हर व्यक्ति को विश्वास हो। 1000 से ऊपर किसान तो तड़प तड़प के वहीं मर गए। बताइए। तो ये कुछ भी हो, ये गलत है, ये गलत परंपरा है। अगर इस तरह से आप परंपरा राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा को नष्ट करेंगे तो आप देश को नष्ट करेंगे। क्योंकि आज हमारे डेमोक्रेसी पर हमें गर्व है, लोकतंत्र पर हम सबको गर्व है। लोकतंत्र होना चाहिए और लोकतंत्र सुरक्षित रखना चाहिए। कहाँ लोकतंत्र? अब नहीं, अगर आप लोकतंत्र को रखें तो ये कैसे क्या करेंगे? सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का ही कानून चल रहा है, IMF, WTO। अभी तो मैं आपसे चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूंगा, तो ये अभी तो मैं एक वो खास तरीके का जो माफिया जो 66 से लेकर के 77 रहा, और 77 के बाद जो इतनी लूट हुई है, कहते हैं देश में खरबों की संपदा जमा है, वो सारी गायब हो गई। और वही जो है हमारे ऊपर एक तांडव कर रहा है। हमारे देश के अंदर जो गरीबी का, गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहा है। एक जो लोग कहते थे छुआछूत, अब छुआछूत नहीं रह गई। एक वो जो बेचारा एक किसी तरीके से अपना पेट पाल रहा है, और वो जो कोठी में बैठा है, जो उसका सारा धन और हक लेकर के बैठा हुआ है, विदेशों में इतना धन पड़ा है, तो वही इस पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। अगर पूरे पंजाब में नशा सप्लाई हो रहा है तो मैं कहूँगा कि सरकार इसकी हिस्सेदारी है। इतने किसानों के अपने बच्चे वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं उनकी, और वो फिर भी यहाँ पे सरकार से हक मांग रहे हैं। अपने बच्चे खो दिए, अपने वहाँ अजीज खो रहे हैं, और सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर के, तो जैसे वहाँ से ऑर्डर हुआ है 7 समुंदर पार से, वो माननी पड़ेगी। मतलब हम लोग इस स्तर पे आ गए। तो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब हमारे रिटेल में आ चुकी हैं, वो सब अनाज और रिटेल में आ चुकी हैं। अब देखिए आप, अब कितने त्यौहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दशहरा के बाद दिवाली आएगी। आप देखिए कितना संपत्ति यहाँ से लूट कर ये लोग कैसे चले जाएंगे। सही कह रहे हैं, आपको पता ही चलेगा। आज जो हमारे अपने लोगों के बीच में बंटना चाहिए, सही बात है, गरीब तक पहुँचना चाहिए। आज हम कुछ खरीद रहे हैं 10 रुपए का, तो 10 रुपए जाना चाहिए कहाँ? भारतीय लोगों के मन में जाना चाहिए, उनके उसमें जाना चाहिए, झोली में। वो ना जाकर वो जा रहा है अमेजोन में जा रहा है, वर्ल्ड मार्केट में। बताइए क्या करेंगे, बताइए। लगभग बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव इतना हो गया और कि तो नहीं, अगर इंडियन कंपनी भी समझ रिलायंस है, तो रिलायंस भी है किसका? सही बात है। पैसा तो आपके पास आम जनता पे नहीं जा रहा है ना, तो रिलायंस में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश की आज बहुत, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हम इसको सुधार लें और इसको रेल की पटरी पर सही तरीके से रेलगाड़ी उतार लें और चलाते रहें। लेकिन इसमें अगर एफर्ट करेंगे, आप कोशिश करेंगे और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, तब एक मूवमेंट बनेगा, और एक मूवमेंट जब बनेगा तब देश आगे बढ़ेगा। मेरा तो ये मानना है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि लाल बहादुर शास्त्री के प्रति होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि राजीव दीक्षित के प्रति होगी।
आज हम लोग एक तो भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे आदर्श मिले जिसकी वजह से हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी का तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा योग है कि मैं इस विचार पे आया कि मैं अपना देश बचाऊं, इस देश को इंडिया ना बनने दूं। आपको एक याद होगा कि अंग्रेज़ों ने एक तख्ती लगा रखी थी, जबकि हमारा नाम इतिहास में या किसी भी इतिहास में इंडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, इंडियंस और डॉग्स नॉट अलाउड। करेक्ट। मतलब कुत्ते के बराबर इंडियन को मानना था। हमने उसी नाम को, इंडियन नाम को अपना आइडेंटिटी बना दिया। मतलब हम भारतीय अपना वजूद खो चुके हैं। आज हम दादा से बात कर रहे हैं इसी विषय पे कि हम अपनी भारतीयता पे वापस आएं। हमारे बाबूजी ने इतना संघर्ष किया, अपनी जीवन दे दिया। हमारे राजीव दीक्षित जी ने भी जीवन दे दिया। ऐसे लोगों की तो हत्याएं करते ही हैं ये लोग, लेकिन अब हमें खड़ा होना पड़ेगा। दादा से यही प्रश्न करना है कि जिस पार्टी के शासन काल में, मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस बीजेपी या जो भी पार्टी रहे, जिस शासन काल में देश का अरबों रुपए लूटा जाता है, घोटाले होते हैं, विदेशों में भी जाता है, उसको चुनाव आयोग दोबारा टिकट दे देता है कि आप फिर लूटो। इसके विषय में आप इसमें अब यही है कि जो ये सारे जितने बड़ी बड़ी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, वो आज अपने जो गौरव और एक अस्तित्व था उसको पकड़ में नहीं रख सकते हैं। आज वो दबाव में आ गए और दबाव में आके वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पार्टियों को लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वही लोग को टिकट मिल जाता है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ी भारी एक प्रश्न चिन्ह है आज, क्योंकि संस्थाओं के अस्तित्व को सही कह रहे हैं बचाना पड़ेगा। अगर उनके अस्तित्व को हम नहीं बचा पाएंगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कहता किसी एक पर्टिकुलर संस्थान को नहीं नाम दे रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत से सबको आपको उनके अस्तित्व को बचाए रखना होगा, बचाना चाहिए। और ख़ासतौर से एक गंभीरता दिखानी पड़ेगी कि हम ऐसे लोगों को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों देते हैं, जबकि उस शासनकाल में खूब लूट हुई। आप ये समझ सकते हैं कि समुद्र की गहराइयों से लेकर के आसमान तक विदेशी सौदे हुए और आज भी 0/0 मतलब लूट लिया, सब मिल गए और सब गोलमोल हो गया। तो अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। दूसरा, अब हम लोग थोड़ा विषय चेंज करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी आयुर्वेदिक परंपरा जीवन शैली थी। हमारी स्त्री भी भोजन बनाती थी तो सबसे पहले रसायन बनाती थी, वो भी औषधियों का, फिर सब्जी बनती थी और हम स्वस्थ रहते थे, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। हमारे यहाँ बीमारी नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ सीधा जीवन काल से मुक्ति तक का एक सिस्टम था। कभी कोई तड़प तड़प के मरा नहीं। हॉस्पिटल नहीं होते थे। आपको पता ही होगा कि आज से मैं कहूँगा कि 50 साल पहले हॉस्पिटल ही नहीं होते थे। हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं होती थी, बीमारी नाम की चीज़ नहीं होती थी, आदमी पूरी जीवन जीता था। लेकिन अब जो WHO का जो एक आतंक चल रहा है, जो मैं पिछले का करीब 100 साल से एक सर्वे कर रहा हूँ कि एक कालरा नाम की बीमारी, एक भय फैलाया गया, उसके बाद काली खांसी हुई, फिर डेंगू आया, फिर एड्स आया। तो एड्स के ऊपर हमारी एक सुप्रीम कोर्ट की जो बहन है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया था कि यह भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शरारत थी और ये कोई एड्स नाम की बीमारी नहीं है, ये आपको वैक्सीनेशन करनी है। और ये वैक्सीनेशन का जो युग आया, अब आपको मैं थोड़ा आयुर्वेद पे मैं विषय पे थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद जो होता है वो आदमी की प्रवृत्ति पे डिपेंड होता है। जैसे मैं अगर कफ व्याधि का हूँ या वायु से पीड़ित हूँ या पित्त से पीड़ित हूँ, तो हमारे लिए औषधियों का भिन्नता होती है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो ऋतुओं का जो सिस्टम है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में हम बहुत ज़्यादा ठंडी दवाएं नहीं दे सकते थे,
और गर्मी में हम बहुत ज़्यादा गर्म दवाई नहीं देते थे। तो हमारा एक चिकित्सा स्तर था, उसका एक बैलेंस था। ये नहीं कि एक ही औषधि हम हर एक को ज़बरदस्ती दें, हमें चाहे वो मर जाओ। अब एंटीबायोटिक देना है सबको एंटीबायोटिक दे रहा हूं, हाँ। और सबको इंजेक्शन लगाओ। और वो जो, क्योंकि ये नियंत्रण हो गया WHO के हाथ में, मतलब हमारे देश का जो स्वास्थ्य जो नियंत्रण है वो WHO कर रहा है। मतलब वो वहाँ से ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि वो भारत का माई बाप है, और वो आकर के जो कह रहा है हमारी सरकारें उसको यूं क्यों मान रही। हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, मैं 2 बच्चों के 2-3 लोगों के नाम लूँगा आपके, कि एक विश्व स्वरूप चौधरी जी हैं, जिन्होंने कम से कम 50,000 लोगों पे जो डेंगू का जो भय फैलाया गया था उस पर उन्होंने उनको सुरक्षित रखा, एक भी मृत्यु नहीं हुई। और एक हमारे तरुण कोठारी जी हैं, जिन्होंने जो MBBS MD हैं, उन्होंने बताया कि अब कोरोना नाम की बीमारी नहीं है। दोनों बच्चों ने देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति खड़ी की, लाखों लोगों को बचाया। इसमें मैंने भी प्रयास किया और ये पता लगा कि डेंगू नाम की बीमारी ही नहीं है, मतलब ये छुआछूत जो कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है ही नहीं, और अब तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ। और फिर भी एक जो मास्क का आतंक था कि वो पुलिस वाले जबरन पटक पटक के रेडियां किसानों की और गरीब आदमी की, और कहते हैं कुत्ते से बदतर स्थिति में, मेरा वीडियोस पड़ी है, मैं आपके उसमें एडिट करूँगा, इतनी बुरी तरीके से लज्जित करके भारतीयों को WHO की बात मनवाई, और इसने इन सरकार ने मानी। अब इनको हेल्थ का जिम्मा उनको देना है, मतलब हम अपना माई बाप हेल्थ के उनको मान लें, ये कहाँ तक सही है। अभी मैं कई प्रश्न हैं, थोड़ा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप, हम लोग इतने गुलाम हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि चिकित्सा के संबंध में आपको सुझाव को देता है तो सुझाव को सुनना में कोई हानि नहीं है, सुनिए। लेकिन आपको अपने जो परिस्थिति हमारे देश की है उसका अध्ययन करना होगा, और उसको अध्ययन करके आपको देखना है आयुर्वेदिक परंपरा एक स्वस्थ परंपरा है, और इसमें लोगों को विश्वास होता है और लोग विश्वास करते हैं। और आज के दिन से नहीं, मैं तो 100 साल से कहूँगा इस परंपरा को देश में माना जाता है। यहाँ जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब फिर आयुर्वेदिक पर ज़्यादा बल भी दिया गया। सरकारों ने चाहा कि भाई बनाओ, और उसमें बना। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक आप देखें कि विदेशी दवाएं जो आ रही हैं बंद कर दिया, उसके पेटेंट को मान के उसको बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं। वो सब दवाएं जो हैं ठीक, लेकिन जहाँ पर उसको देना है वहीं तक दीजिए, सीमित रखिए इसको। हजारों लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा लाशों के ढेर लग गए। अब जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 में 19 जो कहते हैं, उसमें कितने लोग मरे। अब किस लिए मरे? ऑक्सीजन की कमी से मरे, रामेसेवर इंजेक्शन है, फला इंजेक्शन है, उसी से मर रहे थे। हाँ। तो हमें बताया जा रहा था ऑक्सीजन नहीं है। तो मेरा अपना ये कहना है कि यहाँ पर WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है दुनिया में, एक बॉडी बना रखी है यूनाइटेड नेशन। चलिए, उसके अपने WHO का रोल है, लेकिन हमारे वो अधिकार, हमारे वो सर्वे सर्वा हो जाएंगे। हाँ, हमारी चिकित्सा पद्धति उनसे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ क्यों, तो पूरी दुनिया में हर जगह हो रहा है ना। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आज जो आपकी परंपराएं हैं, आपकी जो अपनी व्यवस्था थी, आज होम्योपैथिक को आप कैसे भूल सकते हैं? सही बात। मुझे तो याद है कि मेरा तो हमारे स्टोन थे, मेरे पथरी। अब आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इंजेक्शन मुझे लगा देते थे जब दर्द होता था, तो किडनी में नेचुरली तो बड़ा दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी, तो इंजेक्शन लगाते थे, सो गए आप। सही बात। और उसके बाद आप चला गया, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता था, लेकिन थोड़ा सा देर के लिए रिलीफ हो गया। फिर जब हो गया दोबारा फिर हुआ तो 10 दिन के बाद तो फिर आपको लगाना पड़ना है। और उस समय एक बैनर्जी डॉक्टर थे, डॉक्टर बैनर्जी, और बड़े प्रमुख डॉक्टर थे वो, गोरखपुर के, जी होम्योपैथिक के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये होम्योपैथिक की दवा आप ले लें।
और क्या था, उसको 4 बूंद मुझे डालना जीभ था। के नीचे। आप उसको छोटे से गिलास पानी में, 1 चम्मच पानी में आप डाल के उसको पीना था, और 4 हफ्ते संडे आपको पीना था। और मैंने साहब पिया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय की उम्र से, मतलब 30-35 का था, मुझे स्टोन में दर्द था, तो आज मैं 70 पे आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्टोन का पेन नहीं हुआ, किडनी के। तो ये क्या होम्योपैथी में रैकल किया, जादू किया। तो आपके हमारे दवाएं, हमारे औषधियाँ जो हैं, और जैसे आपने कहा ना रसायन से बनाते थे, आज भी आपका, जब आप अपना घर का खाना भोजन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक बात कि अभी कोविड-19 जो चल रहा था, तो मेरे पास दक्षिण भारत से जी फ़ोन आया, और एक साउथ इंडियन को थे जी, उन्होंने बात कर रहे थे मुझसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील जी, आप तो शास्त्री जी के बेटे हैं, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अपील करिए। मैंने कहा नहीं, मैं अपील तो सबसे करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, आप तो कहेंगे तो करूँगा ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि आप अपील करिए कि अगर कोरोना के खिलाफ आपको जंग करना है, लड़ना है उसके खिलाफ, कोविड-19 को समाप्त करना है, तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन ये जो क्या पद्धति है ना, उसको अपनाइए। सादा भोजन, सादा कपड़ा, सादा रहना रहन सहन सब आपका रहेगा, तो आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ते। तो मैंने सोचा, बड़ी देर तक उसकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा। फिर बाद में मैंने बड़े गंभीरता से रात में सोचा कि इसने कहा क्या है, कितनी बड़ी बात कह दी। सरल जीवन, सादा उच्च विचार, सादा भोजन, उच्च विचार, आप रहन सहन अपने को बनाएं, और आप भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, रोटी लौकी की सब्जी अच्छी कर रहे हो, तो आपका अपने आप इस लड़ाई के खिलाफ आपकी जीत होगी। तो आपको दवा की आवश्यकता ही नहीं। ये था उसका इंटेंशन। तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आप? वो कहा मैं तो बिल्कुल शास्त्री जी को अपना रहा हूँ। उसने कहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दक्षिण भारत से उनको कहाँ से उन्होंने नंबर ढूंढना होगा मेरा, कैसे पता किया होगा, लेकिन पता करके उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, आप जिससे बात करिए अपील जरूर करिएगा कि भाई इसी तरह रहो, पार्वती की तरह। तो मैंने बहुत लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगों को कहा मैंने कि भाई शास्त्री सादा जीवन अपना रखे, सरल बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज आपके अंदर एक जागृति, मैंने जैसे शुरू में कहा, जागृति बहुत आवश्यक है। आज आपके इतने, आप बताइए ये सब संस्थाओं को क्यों आप महत्व दे रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने सही बात, भारत में उनको क्यों नहीं महत्व? इसमें 100% आदमी सुरक्षित है, बताइए। जीवन बचता है उसका, और मेरे ख्याल से आयुर्वेद से कोई मृत्यु नहीं हुई। और सारी इनकी जो एक्सपेरिमेंटल दवाएं हैं, इसमें मतलब आप ये समझ लिए कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते, पहले वैक्सीनेशन लगवाओ। अरे आप ये देखिए, अजवाइन की एक भूमिका क्या है, कमाल की चीज़ है। आप बताइए, आप इसी तरह देखिए, आप खाते हैं ये च्यवनप्राश, कितनी स्ट्रेंथ देता है, कितना फुल। आप आज बना रहे हैं बड़े बड़े बॉक्सेस, और उसमें खूब अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए आप बना देते हैं, और हर माँ जो है उसको खरीद लेती है बच्चों के लिए, और बच्चों को पिलाती है कि भाई इतना उपयोग हो तो 4 इंच लंबे हो जाओगे। लेकिन वो सब थोड़ी है कुछ, लेकिन वो है जब ऐड है, ऐड के कमाल है एडवर्टीजमेंट का। ये भी बहुत बड़ी एक धोखाधड़ी है, दुर्भाग्य है भाई, धोखाधड़ी है ये। आप अगर मुझसे पूछें, आपको याद होगा ग्लैक्सो जैसी कंपनी बेबी फूड बनाती थी, और वो पॉइजन में पकड़ी गई, जब वो लैब में टेस्ट में पकड़ी गई तो फिर उसको यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे ये लोग हैं भाई। मुझे जो जिस षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ, जो सत्ता में लगे हुए हैं, ये सब उनको पैसा खिला करके देश को बर्बाद करती हैं। जबकि हमारे यहाँ उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हमारे गांव के बच्चे पैदा करते हैं, गांव किसान पैदा करते हैं। सरकार कभी उसको प्रोत्साहित नहीं करती है। तो बस यही है कि जो विदेशी दबाव है, जो एक चिकित्सा व्यवस्था भी अब 7 समंदर पार बैठे हमारे देश को चलाएंगे, और हम अपनी चिकित्सा के बारे में बात नहीं कर सकते।
आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में का जो डॉक्टर है वो इतना डरा हुआ है, जैसे आपने रामदेव वाला भी अभी देखा होगा कि वो जो एलोपैथी वाले ऐसे बैठ गए जैसे हम लोग चोर उचक्के हों। मतलब इनका विदेशों में खरबों रुपए अकूक संपदा पड़ी है, हम उसको ना बोलें, मतलब उसको तो हम बोले तो हम गंदे लोग हो गए, लेकिन देश के अंदर जो भारतीयों का अपना पैसा था जो उसको काला धन बोल करके और सबको नंगा कर दिया। आज सबके जो एक पैसा चल रहा था जो गांव और शहर के बीच में, एक जो साधारण किसान अपना अड़तिये से लेता था, अड़तिये से नगर की मंडी में आता था, नगर की मंडी से महानगर की मंडी में आता था, फिर कंज्यूमर तक बहुत आसानी से सस्ते दामों में और हर को धन मिलता था उसमें। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे ऊपर जबरन बैठा दी गई हैं कि अब अधिकार इनका हो गया है, बड़े बड़े जो स्टोरेज हैं इनके होंगे और आप इससे ज़्यादा माल नहीं रख सकते हो। और उन्होंने अपना एक जो सिंडिकेट है वो सरकार को बता दिया, और आप तो जानते ही हो सरकार तभी काम करती है जब उनका पेट और हाथ गर्म किए जाएंगे। तो आज ये दबाव है हमारे ऊपर, और इसी के तहत हमारे देश में एक हम भारतीयों को कहते हैं कि वो कमज़ोर कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप देश को एक संदेश दें कि ये दबाव हमें, इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। एक पूरे भारत में एक हाहाकार है, जैसे कोरोना में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार गए हैं, वो सड़कों में पड़े हुए हैं, घर बिक गया, हजारों ने तो सुसाइड कर लिया, छोटी छोटी दुकानें कब तक किराया देगा, बेचारा बंद करके चला गया, सामान बेच दिया, बच्चे सड़कों में आ गए, सुसाइड कर लिया, इतनी बड़ी तादाद में हो रहे हैं। लेकिन हमारा पेड मीडिया तो कभी इस पर दिमाग नहीं डालता है। आप कुछ कहें कि ये रुकना चाहिए, ये जो आतंक है जो देश के अंदर संविधान के खिलाफ, जो संवैधानिक अधिकारी नहीं है आदमी को, ना मूवमेंट कर सकता है, ना लोगों तक बात, हमारे सोशल मीडिया में हमें ब्लॉक करके रखा जाता है कि तुम ये सच क्यों बोल रहे हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सब बोलें कि इस जो षड्यंत्र चल रहा है इसमें हम लोग कुछ जागरूक हों, हमारे देशवासी जागें, और जो हमारे राजीव दीक्षित जी के लाखों लोग जो पूरे देश में काम कर रहे हैं वो सब एक हों। और आप कुछ कहें कि उनको संदेश देना चाहते हैं। जी, मैं मनोज जी यही कहूँगा कि आज देश में जागृति उत्पन्न करनी होगी, और ये एक आदमी कर नहीं सकता, 100 आदमी नहीं कर सकते। इसमें तो एक हुजूम को तैयार करना होगा, मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, मूवमेंट तैयार होना होगा। और इसमें मैं समझता हूँ राजीव दीक्षित जी के साथ जो लगे हुए लोग हैं, जो इधर उधर बिखर गए हैं, आज एक साथ नहीं हैं, सब एक साथ आए और कोशिश करें पूरी तरह से देश को उस रास्ते पर ले जाना जिस पर राजीव दीक्षित हमेशा बताते थे, बोलते थे। तो आज उसकी आवश्यकता है, और मेरा अपना ये मानना है कि आज मैं भी आप सबसे यही अपील करूँगा कि देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने आदर्शों को आगे ले जाना ही हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, उसका दायित्व है। और अगर वो आज सही माने में इस देश का नागरिक है, तो नागरिकता के आधार पर मैं उससे आज प्रण लेना चाहूँगा कि हम भारत को निरंतर आगे बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ बढ़ाएंगे और सच्चाई के और ईमानदारी के साथ बढ़ाएंगे। और ऐसा बढ़ाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाला समय में हमको सब इन लोगों से, आज जो हमारे ऊपर बैठे हुए जिस तरह का दबाव कर रहे हैं, उन सब से हमको मुक्ति मिलेगी और हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। दादा, 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि है, तो आपने पहले भी बोला था कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे देश में बहुत युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी जान हथेली में रख कर के गलियों में भटक रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस डर और दहशत से बाहर निकाल रहे हैं। मैं उन बच्चों को कोई आशीष देने वाला नहीं, कोई ऐसा बड़ा नहीं जो उनको प्रमोट कर पाए, प्रोवोकेट कर पाए,
तो दादा आप आएँ, 30 नवंबर को एक छोटा सा कार्यक्रम रखें उन सभी युवाओं को, जिसमें मैं 2-4 के नाम ले लेता हूँ, जो तरुण कोठारी जी हैं, विश्वरूप जी हैं, कपिल बजाज जी हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो अब सामने आए, क्योंकि देश में अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस समय अपना घर बार छोड़ करके इस अभियान पे निकल चुके हैं। तो मैं दादा से चाहता हूँ कि हम लोग उस दिन आशीर्वाद पाएंगे और एक मार्गदर्शन पाएंगे कि आगे का हम लोग ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। और 30 नवंबर को जहाँ पे भी आप कार्यक्रम करेंगे आप मुझसे बता देंगे, समय बता देंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। चाहे आधे घंटे के लिए आऊँ, 1 घंटे के लिए आऊँ, लेकिन अगर अच्छा लगा मुझे तो हो सकता है मैं पूरा ही कार्यक्रम देख लूँ आपका। ज़रूर। देखिए, एक भारतीय की जो आवाज़ होती है आपने दिल से सुनी होगी। शायद बापू जी, हमारे शास्त्री जी का जो आत्मा थी, आज शायद खुश हो रही होगी कि वो बातें करी हैं हम लोगों ने जो शायद शास्त्री जी अपने जीवन काल में करना चाहते थे। आज हम लोग मिल करके राजीव दीक्षित जी के और शास्त्री जी के जो विचार थे कि हम 100% भारतीय बने और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचा के रखें। बहुत अमूल्य संपदा है जो पूरी ऋषियों की परंपरा है, उसमें पश्चिमी निशाचरों का अधिकार ना बने। हम अंग्रेजों को निकाल चुके हैं इस देश से, अब दोबारा उनका अधिकार ना बने। मैं दादा से कहूँगा कि मैं 30 तारीख को दादा को आमंत्रित कर रहा हूँ और आप सबको बड़ी खुशी होगी कि उस दिन हम लोगों को शायद पिछले 15 साल में एक ऐसे ईमानदार संपूर्ण भारतीय हमें आशीष देंगे। आप सब जरूर आएँ। धन्यवाद। नमस्कार।